मुरारजी भाई का मनोविज्ञान कुछ अजीब था। वो किसी को अपने बराबर नैतिक, अपने से बड़ा साख वाला या अपने से ज़्यादा समझदार नहीं मानते थे। शायद हर बड़े नेता की कमज़ोरी हो, लेकिन जयप्रकाश जी में ये कमज़ोरी नहीं थी। लोकनायक जयप्रकाश में उन्होंने सारी ज़िंदगी वो किया जिसे वो सही मानते थे, और यही नेता का और प्रतिनिधि का अलग अलग गुण होता है। नेता कभी लोगों का चेहरा देख के नहीं बोलता, जबकि प्रतिनिधि हमेशा लोगों का चेहरा देख करके बोलते हैं कि उनके समर्थक क्या चाहते हैं, वैसा बोलते हैं। लीडर तो अगले आने वाले 20 साल 50 साल को देख करके बोलता है। जयप्रकाश जी ऐसे ही नेता थे। उन्होंने हमेशा जब कहा सही कहा। आपातकाल में जेल में थे, उनकी किडनी खराब हो गई, और जब इमरजेंसी हटी, चुनाव की घोषणा हुई, उस समय जयप्रकाश जी ने एक संदेश भेजा कि विरोधी दलों को मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अब विरोधी दल की वही अपनी ऐंठ, कोई किसी को सुप्रीम समझने वाला नहीं। इन लोगों ने तय किया कि हम एक नहीं हो रहे हैं, और तब जयप्रकाश जी ने एक टेलेक्स में एक मैसेज भेजा, दिल्ली में एक बयान दे दिया। उन दिनों टेलेक्स से खबरें जाती थीं। शाम को जयप्रकाश जी ने बयान दिया कि अगर विरोधी दल एक नहीं हुए तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। जयप्रकाश जी के चुनाव प्रचार न करने का मतलब इंदिरा जी की जीत होती और विरोधी पक्ष की हार होती। वो टेलेक्स हर दफ्तर में गया, और अखबार छपने सुबह 4 बजे शुरू होते थे, और शाम 6 बजे 7 बजे के आसपास ये टेलेक्स इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में पहुंच गया। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका जी उस समय जीवित थे। रामनाथ गोयनका जी को उनके अखबार ने खबर दी कि जयप्रकाश जी का ये बयान आया है। रामनाथ गोयनका जी ने वो बयान लिया, और सबसे पहले वो जगजीवन राम के यहाँ पहुँचे, फिर वो मुरारजी भाई के यहाँ पहुँचे, फिर चरण सिंह के यहाँ पहुँचे, और फिर चंद्रशेखर जी के यहाँ पहुँचे। और गोयनका जी ने कहा कि आप लोग तो चुनाव हार गए, नहीं आपके पास वक्त नहीं है। अगर कल सुबह तक सारे दल मिलकर के एक पार्टी नहीं बनाते हैं तो जयप्रकाश जी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। और जेपी के चुनाव प्रचार न करने का मतलब विरोधी दलों की हार और इंदिरा गांधी की जीत होगा। गोयनका जी के इन 7-8 बड़े नेताओं के घर जाने और वो टेलेक्स मैसेज जो आया था जिसमें जयप्रकाश जी का बयान था, वो उस दिखाने ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सभी लोग लग गए, और अगले दिन सवेरे तक जनता पार्टी बनाने का फैसला हो गया। जनता पार्टी बनी, चुनाव लड़ी, जयप्रकाश जी ने उसका कैंपेन किया, और चुनाव के बाद मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन मुरारजी भाई इस स्थिति से बहुत खुश नहीं थे। उनको लग रहा था कि वो अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। उनके मुकाबले जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान में तय हुआ कि जयप्रकाश जी और आचार्य कृपलानी बैठेंगे और सबकी राय लेंगे। यहाँ पर जैसे राजनीति में हमेशा थोड़ा बहुत छद्म होता है, यहाँ भी छद्म हुआ। जयप्रकाश जी ने सबकी राय ली, कृपलानी जी ने राय ली, और थोड़ी देर के बाद जब जयप्रकाश जी उठ के कमरे में गए बाथरूम वगैरह में, तो कृपलानी जी ने घोषणा कर दी कि बहुमत मुरारजी भाई के पक्ष में है, इसलिए हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। जयप्रकाश जी अवाक रह गए थे, लेकिन जयप्रकाश जी ने इसको स्वीकार किया, इसका खंडन नहीं किया, और मुरारजी भाई का नाम कृपलानी जी के जरिए घोषित कराने में सर्वोदय के कुछ बड़े नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने जयप्रकाश जी को एक तरफ इसके लिए समझाया कि अब कृपलानी जी ने घोषणा कर दी, आप कुछ मत कहिए, और दूसरी तरफ उन्होंने कृपलानी जी के जरिए
अपना स्वार्थ साध लिया, मोरारजी भाई का नाम घोषित करा दिया, क्योंकि उस समय राधाकृष्ण जी, नारायण देसाई जैसे लोग मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। मैं ये तो नहीं जानता हकीकत क्या है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से सांसद चुने हुए ज़्यादातर जयप्रकाश जी के ऊपर ये भार छोड़ना चाहते थे कि आप जिसे चाहें उसका नाम घोषित कर दें। और शायद जयप्रकाश जी सारे स्थिति को और मनोविज्ञान को समझते हुए शायद वो हो सकता है 1% चांस, अभी भी संदेह मेरे मन में है, वो कृपलानी जी से असहमत होते हुए वो हो सकता है बाबू जगजीवन राम जी का नाम घोषित करते प्रधानमंत्री पद के लिए। इस चीज़ को मोरारजी भाई को ये बताया गया कि कृपलानी जी ने किया है, जयप्रकाश जी ने कोई राय नहीं दी थी, शायद वो जगजीवन राम जी को तय करते। इसे मोरारजी भाई मरते दम तक भूल नहीं पाए और उन्होंने जब तक जनता सरकार रही सारे वो काम किए जो जयप्रकाश जी को पसंद नहीं थे। और जयप्रकाश जी इतने दुखी हो गए थे आखिरी दिनों में कि उन्होंने ये मुझे कहा था, मुझे संतोष भारती को, कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं इस सरकार के खिलाफ फिर आंदोलन करता। उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा, चंद्रशेखर जी ने 100 लोगों से कहा कि जयप्रकाश जी के मन में ये है। वो खुद भी खिन्न थे। उनके इंटरव्यूज़ हैं मेरी पुस्तक में जो आने वाली है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और सोनिया गांधी। इस पुस्तक में उन्होंने साफ कहा है अपने इंटरव्यूज़ में कि ये सरकार यथास्थितिवादी है, ये सरकार कुछ नया नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। इस सरकार ने जयप्रकाश जी के रास्ते से देश को भटका दिया है। इसलिए मोरारजी भाई जयप्रकाश जी से चिढ़ते थे क्योंकि देश जयप्रकाश जी का नाम लेता था। मोरारजी भाई जयप्रकाश जी से इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि देश जयप्रकाश जी को प्यार करता है और प्रधानमंत्री उनके होते हुए भी वो बात जयप्रकाश जी की सुनता था, जयप्रकाश जी की तरफ देखता था। सारे अखबारों में और लोगों में जयप्रकाश जयप्रकाश होता था, मोरारजी मोरारजी नहीं होता था। और ये मोरारजी भाई कभी हजम ही नहीं कर पाए। और उन्होंने जब जयप्रकाश जी की लाश बिहार के पटना के बांस गांव पर रखी थी तो मुझे इंटरव्यू में कहा, जो संडे में इंटरव्यू छपा है, उसमें उन्होंने कहा कि इस आदमी ने किया क्या है, इस आदमी को तो खामोखा श्रेय मिल गया। इट वॉज मोरारजी देसाई। मुझे उसके बाद हमेशा मोरारजी देसाई को देखकर चिढ़ और घृणा होती थी। जयप्रकाश जी का पार्थिव शरीर रखा था और इस आदमी ने मुझे इंटरव्यू दिया था, मोरारजी भाई ने, इतने बड़े गांधीवादी होने का नाटक करने वाले, इशारा करके कि इस आदमी ने दिया क्या है देश को, जो लोग इसकी हमेशा बार बार बात करते हैं। तो इसलिए मोरारजी भाई जेपी से चिढ़ते थे क्योंकि जनता जेपी को पसंद करती थी, मोरारजी भाई को पसंद नहीं करती थी।